हेलो एवरीवन, स्विम मोड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रोपेलेंट एंड क्रायोजेनिक स्टेज, प्रणोदक व क्रायोजेनिक स्टेज। चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्रणोदक या प्रोपेलेंट किसे कहते हैं? तो प्रोपेलेंट कहा जाता है फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर आर कंबाइनली नोन एज प्रोपेलेंट। ईंधन व ऑक्सीकारक को संयुक्त रूप से प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक को समझने से पहले हमें एक शब्द को समझना होगा, प्रणोद या थ्रस्ट। चलिए, प्रणोद या थ्रस्ट क्या होता है? किसी भी सतह पर लंबवत लगने वाला बल कहलाता है प्रणोद। The force acting perpendicularly on a surface is called thrust, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट गतिमान अवस्था में आता है, मोशन में आ जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? रिएक्शन फोर्स होता है, प्रतिक्रियाकारी बल होता है। तो वापस बात करें, प्रणोद क्या होता है? तो किसी भी सतह पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला लंबवत परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाता है? प्रणोद, जिसके कारण वह वस्तु मोशन में आती है, गतिशील अवस्था के अंदर आती है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो प्रणोद उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके प्रणोदक। ठीक है, देखो, थ्रस्ट जो है एक फोर्स है और इस थ्रस्ट के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रोपल्शन। और प्रोपल्शन क्रिएट करने वाले या कॉज करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें कहा जाता है प्रोपेलेंट्स। ठीक है, समझ गए इस चीज को? तो प्रणोदक क्या है? ईंधन व ऑक्सीकारक को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो प्रणोदक कहा जाता है। अब इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। देखो, ईंधन और ऑक्सीकारक, जब भी ईंधन को या फिर फ्यूल को दहन किया जाता है तो आपको प्राप्त होती है एनर्जी। ठीक है, कि जब भी ईंधन का दहन किया जाता है तो हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है। ये जो कंबशन है या दहन है यह हमेशा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, दहन के लिए हमेशा रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन। देखो, जब ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो हमें प्राप्त होती है एनर्जी। सामान्यतः देखो, जैसे मनुष्य हो गए, कोई वाहन हो गया या एरोप्लेन हो गया, ठीक है, इनके अंदर फ्यूल यूज किया जाता है। फ्यूल का होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबशन, और जिससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और ये अपना कार्य करते हैं या मोशन की अवस्था में आते हैं। जैसे मनुष्यों की बात करें, हम खाना खाते हैं, खाना है हमारा फ्यूल। ठीक है, इसका हमारे सेल के अंदर जाकर के होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबशन, और क्या क्रिएट होती है? एटीपी क्रिएट होती है, जो है हमारी एनर्जी। ठीक है, जब हम व्हीकल्स की बात करें, वाहनों की बात करें, तो उसमें फ्यूल होता है पेट्रोल या डीजल। ठीक है, जिसका कंबशन किया जाता है कंबशन चेंबर में या उसके इंजन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, और उससे जनरेट होती है एनर्जी और व्हीकल जो है वो चलता है। सेम ही चीज है आपके एरोप्लेन के अंदर। बस यहाँ पर एक चीज जो खास बात ध्यान रखने की है वो ये है, ये जो ऑक्सीजन का जो सोर्स है मनुष्यों के लिए या वाहनों के लिए या एरोप्लेन्स के लिए, ये ऑक्सीजन का सोर्स जो है ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है हमारा। ठीक है, लेकिन रॉकेट के केस में क्या होता है कि रॉकेट जो है वो वातावरण को क्रॉस करके, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आउटर स्पेस में, डीप स्पेस के अंदर जाते हैं, जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो अगर उसे एनर्जी प्राप्त करनी है तो कंबशन के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद से करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का जुगाड़ रॉकेट के अंदर अलग से साथ में ही किया जाता है, वो वातावरण के ऑक्सीजन को यूज नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि रॉकेट के अंदर हम नॉर्मल सेंस के अंदर हम बात करते हैं हमेशा फ्यूल की, ईंधन की, लेकिन रॉकेट के सेंस में हम हमेशा बात करते हैं प्रणोदक की, प्रोपेलेंट की। समझ गए चीज को? ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करते हैं कि प्रक्षेपण यान या रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, जब ईंधन को, फ्यूल को ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में दहन किया जाता है, उसका कंबशन किया जाता है, तो भारी मात्रा में गर्म दाबित गैसें जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और ये गर्म दाबित गैसें नीचे की तरफ उत्सर्जित होती हैं,
जिससे रॉकेट पर ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है और वह ऊपर की ओर गति करने लगता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम आगे ब्रीफली समझते हैं। देखो, ये है फ्यूल, ये है ऑक्सीडाइजर, इनको कंबाइनली कहा जाता है प्रोपेलेंट। ठीक है, और ये है आपका कंबशन चेंबर, दहन कक्ष, जहां पर प्रोपेलेंट का दहन किया जाता है, गर्म दाबित गैसें उत्पन्न होंगी। ठीक है, यहाँ पर गर्म दाबित गैसें उत्पन्न हुई और उन्हें इस थ्रोटल वॉल के थ्रू गुजारा जाता है, जहां पर ये प्रेशराइज्ड हो जाती हैं और बहुत ही प्रेशर के साथ में नीचे की तरफ निकलती हैं, और जिससे रॉकेट पर ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है और रॉकेट ऊपर की ओर गति करने लगता है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, कि यहाँ पर ये गर्म दाबित गैसें नीचे की तरफ उत्सर्जित हो रही हैं और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ एक चीज समझने की, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो हमने बात करी कि वो क्या है। देखो, संवेग के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। ठीक है, कि व्हाट इज मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। ठीक है, यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे कार्य कर रहा है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोले तो कि भाई यहाँ पर पहले जितना भी संवेग था, पहले इस चीज को समझे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, तो ये यह कहता है कि किसी भी विलगित निकाय का संवेग सदैव संरक्षित रहता है, कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये थ्योरेटिकली इसके अंदर, रॉकेट के अंदर थ्योरेटिकली ये जो सिद्धांत है ये कार्य में लिया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर जो गर्म और दाबित गैसें वो नीचे की तरफ उत्सर्जित होंगी और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ गति करेगा। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो, देखो ये पानी के अंदर एक नाव है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है कॉर्नर पर। ठीक है, अभी ये दोनों के दोनों स्टेशनरी अवस्था में है, स्थिर अवस्था के अंदर है, कि व्यक्ति यहाँ पर चुपचाप खड़ा है, नाव भी एक ही जगह पर स्थिर है। ठीक है, पानी के अंदर ये अवस्था है। अब इस चीज को देखना कि अगर ये व्यक्ति आगे की तरफ कूदता है, छलांग लगाता है, ठीक है, तो आपने अमूमन ये देखा होगा कि यह जो नाव है इस पर पीछे की तरफ धक्का लगेगा। ये जो नाव है इस पे पीछे की तरफ एक थ्रस्ट लगेगा या धक्का लगेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर व्यक्ति इस तरफ कूदा, ठीक है, और नाव जो है वो पीछे की तरफ गति कर रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है, इसी प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर गर्म दाबित गैसें नीचे की ओर उत्सर्जित होती हैं, गर्म दाबित गैसें नीचे की ओर उत्सर्जित होती हैं और रॉकेट पर ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है। रॉकेट किस तरफ गति करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट, प्रणोदक के प्रकार। इसके अंदर देखो प्रोपेलेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सॉलिड प्रोपेलेंट, दूसरा है लिक्विड प्रोपेलेंट और तीसरा है आपकी क्रायोजेनिक स्टेज या फिर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। इनको एक एक करके ब्रीफली हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड प्रोपेलेंट की। ठीक है, ठोस प्रणोदक। सॉलिड प्रोपेलेंट पहले ही अपन ने बात करी। देखो प्रोपेलेंट या प्रणोदक जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। किस किस चीज से, एक है आपका फ्यूल और दूसरा है आपका ऑक्सीडाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना भाई, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट के अंदर फ्यूल क्या होता है, तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HTPB, और ऑक्सीडाइजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है अमोनियम पर क्लोरेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये रहा आपका सॉलिड प्रोपेलेंट। ठीक है, सामान्य एक डायग्राम है आपको समझाने के हिसाब से। इसमें देखना आप कि यहाँ पर सॉलिड प्रोपेलेंट के अंदर जो फ्यूल होता है और ऑक्सीडाइजर होता है, ये दोनों पाउडर फॉर्म में होते हैं और दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, एक साथ होते हैं पाउडर फॉर्म में और मिक्स किए हुए होते हैं। ठीक है, जब इनके अंदर स्पार्किंग की जाती है, इनका दहन किया जाता है, तो यह जलना शुरू होता है। ठीक है, इसका दहन शुरू होता है, कंबशन शुरू होता है, और यह कंबशन क्या होता है कि कंटिन्यूअसली तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड प्रोपेलेंट जो है वो खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे, ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर है, यानी कि प्रोपेलेंट यहाँ पर है, और यहाँ पर इसको जब इसका कंबशन किया जाता है तो उसके बाद में इसका कंबशन स्टार्ट होता है। गैसेस, हॉट प्रेशराइज्ड गैसेस नीचे की तरफ एमिट होना शुरू होती हैं और रॉकेट पर ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है। ठीक है, अब इसकी खास बात देखना, खास बात ये है इसके अंदर कि यह सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि पाउडर होता है, उसका मिक्सचर होता है, और इस कारण से इसमें
आपको दो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। एक प्रॉपर्टी तो ये कि ये जब जलना शुरू होगा तो अपने नॉर्मल पेस के साथ में जलेगा, जो इसकी एक प्राकृतिक स्पीड है उसी के साथ में ये जलेगा, ठीक है। इसकी कंबशन रेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी कि इसकी दहन की जो दर है उसे विनियमित नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज, यह एक बार अगर जलना शुरू हो गया तो यह तब तक जलता रहेगा कि जब तक ये सारा का सारा कंप्लीटली बर्न नहीं हो जाए, पूरा का पूरा दहन इसका नहीं हो जाए, ठीक है। ये है आपका सॉलिड प्रोपेलेंट। चलिए अगला देखते हैं हम लिक्विड प्रोपेलेंट। लिक्विड प्रोपेलेंट की अगर हम बात करें तो लिक्विड प्रोपेलेंट के अंदर हम इन दो स्टेज होती है, एक होती है लोअर स्टेज और अपर स्टेज। ये दोनों क्या लफड़ा है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इसको, अभी हमें बस थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेना है। देखो लोअर स्टेज के अंदर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है अनसिमेट्रिक डाइमेथिल हाइड्रोजन का, ठीक है, UDMH, और ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग लिया जाता है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम अपर स्टेज की बात करें तो इसके अंदर फ्यूल यूज किया जाता है मोनोमेथिल हाइड्रोजन MMH, ठीक है, और ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता है नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स, ठीक है, कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, इस तरीके के दूसरे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लिक्विड प्रोपेलेंट। चलिए इसको समझते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट को। देखो ये डायग्राम है, बस आपको समझाने के इरादे से ये, इसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं और इन दोनों को अलग अलग, ठीक है, स्टोर किया जाता है। सॉलिड प्रोपेलेंट के अंदर दोनों सॉलिड फॉर्म के अंदर थे, पाउडर फॉर्म के अंदर, और दोनों एक साथ थे, मिक्सचर था, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर नहीं है, दोनों को अलग अलग स्टोर किया जाता है। उसके बाद में इन दोनों को मिलाया जाता है कंबशन चेंबर के अंदर, और कंबशन चेंबर में इनका कंबशन होता है, दहन होता है, जिससे कि भारी मात्रा में गर्म गैसें उत्पन्न होती है, जिन्हें प्रेशर के साथ में नीचे रिलीज किया जाता है और रॉकेट जो है ऊपर की ओर बढ़ चलता है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड ऑक्सीडाइजर है, जो यहाँ पर कंबशन चेंबर के अंदर जाकर के दोनों मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पर उनका कंबशन होता है, गैसेस नीचे की तरफ एमिट होती हैं, रॉकेट ऊपर की तरफ थ्रस्ट, रॉकेट पर ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है, ठीक है। चलिए अब इस चीज को एक चीज और देखते हैं हम कि सॉलिड और लिक्विड जो प्रोपेलेंट है इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है इस चीज को समझो कि सॉलिड प्रोपेलेंट जो होता है ये एक प्री मिक्सचर होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, सॉलिड फ्यूल का और सॉलिड ऑक्सीडाइजर का, जबकि आपका लिक्विड जो प्रोपेलेंट है इसके अंदर दोनों मिक्सचर नहीं होते, दोनों अलग अलग स्टोर किए जाते हैं और दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फ्यूल हो या फिर वो ऑक्सीडाइजर हो, दोनों लिक्विड फॉर्म में अलग अलग स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद में इसमें जो कंबशन की रेट है उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, सॉलिड प्रोपेलेंट के अंदर उसको रेगुलेट या उसको विनियमित नहीं किया जा सकता, आप उसके कंबशन की रेट को कम ज्यादा नहीं कर सकते, वो जिस नेचुरल पेस से कंबशन हो रहा है उसी से ही होगा। जबकि लिक्विड के अंदर ऐसा होता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को समझना, देखो सॉलिड प्रोपेलेंट की अगर हम बात करें तो इसका अगर आपको एग्जांपल समझना हो तो आप एक चीज को समझें, हम दीपावली पर रॉकेट जलाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा उस रॉकेट के अंदर जो बारूद भरा हुआ होता है वो क्या है, एक तरीके का सॉलिड प्रोपेलेंट है। हालांकि एक ये चीज है कि वो बारूद यूज करता है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को, वहां पर ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजर यूज नहीं होता है क्योंकि वो वातावरण के अंदर होता है। जस्ट आपको एग्जांपल के लिए समझाने के इरादे से बताया जा रहा है, ठीक है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट को अगर आपको समझना है तो आप उस रॉकेट को समझिए कि आपने एक बार जब उसमें आग लगा दी तो उसके बाद में वो पूरा का पूरा बर्न होता है और उसी एक नेचुरल पेस के साथ ही वो चलता है, ठीक है। उसकी कंबशन भी नेचुरल पेस के साथ होगा और उसी के अकॉर्डिंगली वो थ्रस्ट जनरेट करेगा। वहीं पर अगर आपको लिक्विड प्रोपेलेंट को समझना है तो आप ये देखें जैसे हमारी बाइक हो गई या कार हो गई जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है, पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं हम उसके अंदर, ठीक है, और उसका कंबशन किया जाता है कंट्रोल्ड मैनर में, कि आप उसको रेगुलेट कर सकते हो उसके कंबशन की रेट को, कि आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो और आप उसको कम करना चाहो तो आप उसको कम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप उसकी रेट को बढ़ाओगे, कंबशन की रेट को बढ़ाओगे, आपको अगर ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, तो आप क्या करो, कंबशन की रेट को बढ़ा दो, तो कंबशन की रेट बढ़ जाएगी और फ्यूल का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। और जब आपको कम पावर चाहिए तो आप क्या करोगे कि कंबशन की रेट को घटा दोगे, तो फ्लो ऑफ फ्यूल जो है वो भी कम हो जाएगा, फ्लो ऑफ ऑक्सीडाइजर जो है वो भी कम हो जाएगा। जैसे गाड़ियों के अंदर होता है, हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है, कि अगर आप गाड़ी को तेज स्पीड से चलाओगे तो फ्यूल जो है वो उसका कंजप्शन ज्यादा होगा, और या फिर अगर आप गाड़ी के अंदर ज्यादा लोड लेकर के जाओगे कि भार ज्यादा वहन कर रहे हो उस गाड़ी के अंदर, तो भी वो क्या करेगी, फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सॉलिड प्रोपेलेंट होगा
उसके अंदर आप कंबशन की रेट को, दहन की जो दर है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते या उसे विनियमित नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते। वहीं पर लिक्विड प्रोपेलेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कंबशन रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। जब आपको थ्रस्ट ज्यादा चाहिए तो आप उसके अंदर बढ़ा सकते हो उसकी रेट को, और अगर आपको थ्रस्ट कम चाहिए तो आप उसकी रेट को कम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं ये बहुत ही इजी टू मेक होते हैं, बहुत ही सिंपल डिजाइन होता है इनका, जबकि इनका कंपैरेटिवली इनका डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखने की है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा आपको काम आएगा कि देखो सॉलिड प्रोपेलेंट जो है वो यूज किस लिए किया जाता है। हालांकि इसकी जो आप कह सकते हो थ्रस्ट डेंसिटी है वो लिक्विड प्रोपेलेंट से कम होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो रेट ऑफ कंबशन है आप कह सकते हो ये बहुत ही क्विकली कंबशन स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, और बहुत तेजी के साथ में इसका कंबशन होता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये थ्रस्ट ज्यादा जनरेट करता है, यद्यपि इसकी जो थ्रस्ट डेंसिटी है वो कम है, लेकिन फिर भी ये थ्रस्ट ज्यादा जनरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका कंबशन बहुत तेजी से होता है। लिक्विड आपने देखा होगा ये चीज कि जब हम दीपावली के अंदर कई बार क्या होता है कि फटाखा जो है वो फुस हो जाता है, तो उसके बाद हम उसका बारूद इकट्ठा कर लेते हैं, उस बारूद के अंदर आग लगा देते हैं। बारूद के अंदर जैसे ही चिंगारी गिरती है आपने देखा होगा कि वो बहुत तेजी के साथ में एक साथ जल जाता है, ठीक है। वहीं पर आप भले पेट्रोल रख दो, भले आप डीजल रख दो, उसके अंदर अगर आप आग लगा दो, किसी भी तरीके से आप उसका कंबशन करो तो बहुत तेजी के साथ एकाएक सारा का सारा उसके अंदर कंबशन नहीं हो जाता है, वो स्लोली होता है कंपैरेटिवली सॉलिड प्रोपेलेंट के या सॉलिड फ्यूल के, ठीक है। तो वो सेम चीज यहाँ पर काम करती है, ठीक है। तो इसकी थ्रस्ट डेंसिटी कम होती है लेकिन ये बहुत क्विकली इसमें कंबशन होता है, इस कारण से ये बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है। और इसी कारण से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि सॉलिड प्रोपेलेंट को कहां पर यूज किया जाएगा और लिक्विड प्रोपेलेंट जो है उसको कहां पर यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट। अब देखो सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट जो है इनकी अपनी एक सीमा है, एक लिमिट से ज्यादा थ्रस्ट या पावर ये जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर आपको बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए, तो आप क्या करो, फिर आपके पास में एक ऑप्शन है, वो ये कि भाई आप सॉलिड प्रोपेलेंट या लिक्विड प्रोपेलेंट बहुत ज्यादा मात्रा में लेकर के जाओ, तभी आपको ज्यादा थ्रस्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पर इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि अगर आप ज्यादा ईंधन लेकर के जाओगे या ज्यादा प्रोपेलेंट लेकर के जाओगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा रॉकेट का, ठीक है। तो जो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी जो चाहिए थी वो एफिशिएंसी आपकी बहुत कम हो जाएगी कि भाई जो आपने थ्रस्ट बढ़ाने के लिए जो फ्यूल यूज किया तो उसका वेट ही अपने आप में इतना हो गया कि उसका मोस्ट ऑफ पावर जो जनरेट किया जा रहा है, थ्रस्ट उसके द्वारा जनरेट किया जा रहा है, वो खुद को ढोने में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट जो है इनकी एक सीमा हो जाती है थ्रस्ट जनरेट करने की। लेकिन अगर आपको डीप स्पेस मिशन करने हैं या ज्यादा भारी सैटेलाइट जो है उनको ऊपर लेकर के जाना है तो आपको ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वैज्ञानिकों ने एक नई टेक्निक निकाली, ठीक है, और उस टेक्निक को कहा जाता है क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है, जो इस सॉलिड और लिक्विड से भी ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करती है। चलिए उसको देखते हैं। तो ये है हमारी क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर फ्यूल क्या यूज किया जाता है, तो वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन। पहले चलिए इसको समझते हैं हम कि क्रायोजेनिक स्टेज, इसके अंदर क्रायो जो शब्द है, ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो का मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर, और ये लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, लोअर देन -150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी माइनस में कम टेम्परेचर, तो उसे कहा जाता है क्रायो। तो क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर क्या होगा आप देखेंगे, आप समझ जाओगे इस चीज को। यहाँ पर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन को, और क्योंकि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एक गैस है जो नॉर्मल अवस्था में गैसियस फॉर्म के अंदर पाई जाती है, लेकिन अगर आपको इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम करना पड़ेगा, और वो बहुत कम कितना करना पड़ेगा, तो -253 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर के जाना पड़ेगा। इसी से यहाँ पर निकल करके आता है आपका क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक स्टेज इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्यूल है वो है आपका लिक्विड हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजर है वो है आपकी लिक्विड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इटसेल्फ ही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर तो हम ऑक्सीकारक यूज कर रहे थे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा था दहन के लिए, यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा सीधा ऑक्सीजन ही यूज कर ली, बस क्या है वो लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में, इसलिए इसका टेम्परेचर कितना होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, क्रायोजेनिक स्टेज कहते हैं हम, ठीक है। देखें ये अपना इंडिया का बनाया हुआ क्रायोजेनिक स्टेज है, इसरो द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है। बहुत ही इसका कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, ये आप यहाँ पर डायग्राम इसका देख सकते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं क्रायोजेनिक स्टेज की ब्रीफ हिस्ट्री की, कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से क्रायोजेनिक स्टेज जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो 1990 के अंदर इंडिया के इसरो और रशिया के ग्लेब कॉस्मोस के बीच में, सोवियत संघ के ग्लेब कॉस्मोस के बीच में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, भारत में तो इसरो है, सोवियत संघ या यूएसएसआर के अंदर रॉस कॉस्मोस थी जिसकी कमर्शियल विंग जो है वो ग्लेब कॉस्मोस कहलाती है। तो इसरो और ग्लेब कॉस्मोस के बीच में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ। लेकिन आपको पता होगा कि 1990-91 के अंदर क्या हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसका जो सक्सेसर था वो बना रशिया। रशिया एमटीसीआर का सदस्य था लेकिन इंडिया एमटीसीआर का सदस्य नहीं था। ये एमटीसीआर क्या है? MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, ये एक प्रकार की रजीम है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। इसके अंदर मिसाइल्स हो गई जो लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं या जो हैवी वेपनरी को ले जा सकती हैं, जैसे हम बात करें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ले जाने में काम आती हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं जो यूएवीज हैं हमारे जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर होने से ये रोकती है, ऐसी एक रजीम है। ये चीज ध्यान रखना, ये कोई ट्रीटी या संधि नहीं है, एक रजीम है। ये 1987 के अंदर G7 कंट्रीज द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में इसके 35 सदस्य देश हैं। इंडिया इसका 35वां मेंबर है। जो लास्ट मेंबर 35वां मेंबर जो बना है वो इंडिया खुद बना है 2016 के अंदर। तो इंडिया 1991 के अंदर एमटीसीआर का सदस्य नहीं था, और क्योंकि एमटीसीआर का इंडिया सदस्य नहीं था तो रशिया ने ये जो अग्रीमेंट पहले हमारे साथ हुआ था इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद में 1993 में भारत और रूस के मध्य एक नया समझौता हुआ, एक नया एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जो है क्रायोजेनिक इंजन जो है वो आपको बेचेंगे जिसको आप यूज करके और आप अपना काम निकाल सकते हो। हमने कहा सब वो इंजन तो दो, बाकी सारा काम हम देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में 1993 के अंदर ये समझौता किया गया। लेकिन इंडिया को यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होकर के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो भाई कब तक हम दूसरों से लेते रहेंगे। तो इंडिया ने साथ ही साथ में क्या किया कि खुद का क्रायोजेनिक इंजन जो है वो डेवलप करने का काम शुरू कर दिया। और 1994 में इसरो द्वारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की बात करी थी। ठीक है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर जो एस्टेब्लिश है और वो क्या कार्य करता है, तो जहां पर क्रायोजेनिक स्टेज जो है उसको डेवलप करने का कार्य किया जाता है। तो इंडिया को ये समझ में आ गया कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, और इसीलिए इंडिया ने क्या किया, उस वक्त इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया। और फाइनली 2014 के अंदर इंडिया ने अपनी स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका सक्सेसफुली टेस्टिंग करी। 2014 के अंदर इंडिया ने 2 क्रायोजेनिक इंजन बनाए, एक है आपका CE 7.5 और दूसरा है आपका CE 20। ठीक है, यहाँ पर ये जो CE है इससे तात्पर्य है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, C मतलब क्रायोजेनिक और E मतलब इंजन, और यहाँ पर ये जो 7.5 है और 20 है ये बताता है अमाउंट ऑफ फ्यूल, कि जिसके अंदर ऐसा क्रायोजेनिक इंजन जिसके अंदर 7.5 टन फ्यूल यूज किया गया है वो CE 7.5, और जिसके अंदर 20 टन फ्यूल यूज किया गया है वो है आपका CE 20। ठीक है, तो इंडिया ने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका प्रथम सफल परीक्षण किया सन 2014 में। ठीक है, 1994 में इसको शुरू किया था प्रोजेक्ट को, और एग्जैक्टली 20 साल बाद में हमने इसको सक्सेसफुली डेवलप कर लिया। तो ये थी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं। ये है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु, और ये हमने जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया था उसका फर्स्ट टेस्टिंग है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, चुनौतियों की, कि हमने जो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया या क्रायोजेनिक स्टेज डेवलप की उसमें हमारे को क्या क्या चुनौतियों का या क्या क्या हर्डल्स का सामना करना पड़ा। देखो क्रायोजेनिक इंजन बनाना बहुत टफ काम है। ठीक है, तो इतना इजी नहीं है। तो क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारे को फेस करनी पड़ी, तो जो इम्पोर्टेंट कुछ हैं उनको हम उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो है थर्मल। ठीक है, कि ऐसी क्या तापीय कुछ सीमाएं हैं या कुछ तापीय चुनौतियां हैं जिनका हमको सामना करना पड़ता है जब हम क्रायोजेनिक स्टेज डेवलप करते हैं। देखो पहले एक बार इस चीज को देखना,
ये हमारा क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, आप देख रहे हो बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा मतलब कि साइज में नॉर्मल साइज में होता है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब इस चीज को देखो कि यहाँ पर क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर आपको लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन जिसको एज ए ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता है उसको -253 डिग्री सेंटीग्रेड और -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो है आपके लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर, और यहीं पर नीचे की तरफ आपके क्रायोजेनिक इंजन के अंदर है कंबशन चेंबर, जहां पर हॉट प्रेशराइज्ड गैसेस, जहां पर कंबशन चेंबर के अंदर कंबशन या दहन की प्रक्रिया होती है और जहां पर गर्म दाबित गैसें वो निर्मित होती हैं और वो नीचे की तरफ उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर है आपका -253 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर आपका कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होता है, ठीक है। एक तरफ है माइनस के अंदर टेम्परेचर और एक तरफ है आपका इतना ज्यादा टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है इसको मेंटेन करके रखना, ऐसे पदार्थों का इसके अंदर यूज करना, ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करना जो इतने टेम्परेचर वेरिएशन को विथस्टैंड कर सके, उनको झेल सके। कि यहाँ पर आप देखो कि नीचे की तरफ इतना ज्यादा टेम्परेचर है, अंदर की तरफ आपको इतना कम टेम्परेचर जो है वो रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साइज में बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत बड़ा सारा बना सकते हो, अगर आप बड़ा बना दोगे तो एरोडायनेमिक्स जो है या आपका जो स्ट्रक्चर है रॉकेट का वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी हर्डल हमारे सामने क्या रहती है, तो वो होती है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या रहती है कि देखो कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है और लिक्विड हाइड्रोजन जो है ये सामान्यतः पाई जाती है गैसियस स्टेट के अंदर। आपको लिक्विड स्टेट में इसको स्टोर करना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही मजबूत ऐसे कंटेनर्स जो हैं उनके अंदर इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। और वो मजबूत होने के साथ साथ हल्के भी होने चाहिए, और हल्के होने के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी लिक्विड ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, रिएक्टिव होती है भाई, ठीक है। तो वो किसी भी सब्सटेंस के साथ बहुत जल्दी से क्रिया कर लेगी, ऑक्साइड्स बना देगी। तो आप ऐसे सब्सटेंस या ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर आपको उसको स्टोर करके रखना होगा कि जिसके साथ में वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन ना करे, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जहां पर ऊपर की ओर आप इसको स्टोर करके रखोगे और नीचे की तरफ क्या करना होगा, आपको इसको कंबशन करना होगा जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर या इस प्रकार का एक डिजाइन बनाना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और चीज देखो कि क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वो हाइड्रोजन या कहीं से भी पहली चीज इनके कांटेक्ट में आए या इनसे किसी भी प्रकार से रिएक्ट करे, या किसी दूसरे सब्सटेंस से जब ये पास कर रही है तो उस वक्त रिएक्ट करे। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से लीक नहीं हो, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए इसकी संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ संरचनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। और उसके बाद में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ चुनौतियां हैं जिनका हमारे को क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक स्टेज डेवलपमेंट के अंदर सामना करना पड़ा। चलिए अब ये चुनौतियां पार करके हम बात करते हैं कि हमने जो ये स्टेज डेवलप करी है इसका क्या बेनिफिट है, इसके क्या लाभ है भारत को, ठीक है। चलिए तो क्रायोजेनिक स्टेज के लाभ की हम बात करें तो सबसे पहला जो है कि ये अति उच्च मात्रा में प्रणोद या जो थ्रस्ट है उसको उत्पन्न करता है। अपन ने बात करी थी कि सॉलिड और जो लिक्विड प्रोपेलेंट्स हैं उनकी एक सीमा है, उससे ज्यादा वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये उनसे कितना 1.5 से 2 गुना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा आपको, इससे ये फायदा होगा कि अब जो डीप स्पेस मिशन है या इंटरप्लैनेटरी मिशन है वो हम कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें जो भारी सैटेलाइट्स लेकर के जाने हैं उनको हम इजीली लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज जो इसके अंदर हमारे को बेनिफिट है क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर, वो ये देखना कि इसके अंदर एज ए फ्यूल यूज की जाती है हाइड्रोजन, एज ए ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। आपको सीधे सीधे एटमॉस्फेयर से लेना है, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आपको उसको स्टोर करने के अंदर बिल्कुल थोड़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, बट उसकी उपलब्धता से लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी बात करें तो इसके अंदर एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो वाटर प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो वाटर हॉट प्रेशराइज्ड स्टीम के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन इस कारण से यह बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली हो जाती है। इस चीज को समझना थोड़ा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कि नॉर्मली
जो रॉकेट के अंदर जब कंबशन होता है तो जो हॉट प्रेशराइज्ड गैसेस एमिट होती हैं वो वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करती हैं। एक चीज़ समझें, ये जो प्रोपेलेंट है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग इनके कांटेक्ट में भी नहीं आ सकता। इस कारण से जब इनका कंबशन होता है तो उसके बाद में जो गैसेस रिलीज होती हैं वो भी हाईली टॉक्सिक होती हैं, मनुष्यों के लिए भी और एटमॉस्फेयर के लिए भी। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है बहुत ज्यादा ये, ठीक है। तो वहीं पे इस चीज को देखना आप कि यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन ये मिल करके रिएक्ट करते हैं आपस में और बनाते हैं जल। और क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर हम इसकी अगर बात करें तो ये होगा आपकी हॉट स्टीम, ठीक है, हॉट प्रेशराइज्ड स्टीम, और इसके साथ में आपको प्राप्त होती है एनर्जी। तो आप इसके बेनिफिट देखो कि ये जो एनर्जी है ये कन्वेंशनल सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट से 1.5 से 2 गुना ज्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है वो जल है, ठीक है, कि हॉट प्रेशराइज्ड स्टीम आपको प्राप्त हो रही है। और इसके कारण एटमॉस्फेयर को जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाएगी तो एटमॉस्फेयर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, ठीक है। उसके बाद में अगला हम इसका जो बेनिफिट है वो देखें तो ये ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है। ड्यूल यूज बोले तो कि ये डिफेंस में भी यूज की जा सकती है फॉर मिलिट्री पर्पसेस, और साथ ही साथ में ये सिविलियन यूज में भी की जा सकती है, ठीक है। कि कैसे डिफेंस में, कैसे, तो जो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ICBM है उनके अंदर क्रायोजेनिक स्टेज का यूज किया जा सकता है। वहीं पर साथ ही साथ में जो सिविलियन यूज बोले तो जैसे हमारे सैटेलाइट लॉन्च करना या इंटरप्लैनेटरी मिशंस जो हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, सिविलियन यूज में आ जाते हैं। तो क्रायोजेनिक स्टेज जो है इसका ड्यूअल यूज किया जा सकता है। आइदर आपने अगर इसको इसरो ने डेवलप किया होगा, लेकिन साथ ही साथ में इसको DRDO द्वारा भी यूज किया जा सकता है ICBM बनाने के लिए। तो ये भी अपने आप में क्या है कि बेनिफिट है। फिर अगला है कि इससे रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा हमारा। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, देखो अभी तक क्या होता था कि जो भारी सैटेलाइट्स से हमारे इंडिया के हैवी सैटेलाइट्स, उन्हें हम दूसरे देशों द्वारा लॉन्च करवाते थे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि अब हम खुद से हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकेंगे, भले वो कितने भी भारी हों, ठीक है। तो हमारा पैसा वहां पर बचेगा। और दूसरा ये है कि इसरो सबसे ज्यादा कंपिटिटिव कॉस्ट के ऊपर सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, और अब कितने भी भारी सैटेलाइट हो उनको लॉन्च करने में केपेबल है इसरो। तो अब दूसरे देशों के जो हैवी सैटेलाइट्स हैं वो भी कौन लॉन्च कर सकेगा, इसरो कर सकेगा। तो खुद का भी पैसा बच रहा है और साथ ही साथ में दूसरों के सैटेलाइट जो हैवी सैटेलाइट्स या कोई दूसरे लंबे मिशंस हैं उनको अगर इसरो कंडक्ट करता है तो उससे इसरो को रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर इंडिया और इसरो की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसरो को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है, कि क्रायोजेनिक इंजन के थ्रू। और साथ क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन जो है वो इंडिया ऐसा छठा देश है जिसने इंजन डेवलप किया है। इससे पहले सिर्फ 5 कंट्री ऐसे थे, और अब इंडिया जो है वो इंटरप्लैनेटरी मिशन करेगा बहुत बड़े बड़े। हमने देखो कि एक नॉर्मल हमारे इंजन से ही, PSLV से ही हमने कहाँ कहाँ तक PSLV को भेज दिया। तो अब तो हमारे पास में क्या आ गया है, क्रायोजेनिक इंजन आ गया है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारे क्रायोजेनिक स्टेज के या क्रायोजेनिक इंजन जो इंडिया ने डेवलप किए हैं उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। चलिए अब देखते हैं इसको रिलेटेड, क्रायोजेनिक स्टेज को रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये कि भारत क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने वाला विश्व का छठा देश है, ठीक है, 6 कंट्री है वर्ल्ड का। इंडिया से पहले किस किस ने डेवलप कर रखे हैं, तो USA ने कर रखा है, आपके रशिया ने कर रखा है, फ्रांस ने किया हुआ है, और जापान और चाइना ने कर रखा है। और उसके बाद में इंडिया 6 कंट्री है जिसने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसरो द्वारा जो विकसित CE-20 इंजन है, क्रायोजेनिक 20 जो इंजन है, वो विश्व का अब तक का सबसे पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। अभी तक तो है, बाद में अगर कोई और दूसरा डेवलप कर लेगा तो एक अलग बात है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इसरो ने खुद से जो इंजन 20 साल की मेहनत के बाद में जो एक इंजन डेवलप किया है, ठीक है, वो विश्व के अंदर सबसे टॉप क्लास या सबसे पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। चलिए, ये आज हमने बात करी प्रोपेलेंट्स की, और प्रोपेलेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी क्रायोजेनिक स्टेज की। थैंक यू।